नमस्कार दोस्तों, आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रामू सर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज बात कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर फर्स्ट पार्ट के क्लास 10th के क्वेश्चन आंसरों की। मैं नॉलेज पर्पज में ये वीडियो दे रहा हूं आपको। आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा नेट पर या एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन मैं समझाने के लिए जब तक पढ़ा हुआ सब सीरीज भी आ रही है वहाँ भी समझ में नहीं आता बच्चों को, तो मैं उसी नॉलेज को आपको थोड़ा सा सिंपली कर देता हूँ उसके में इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर देखा गया अभ्यास प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर है उनसे लगाया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा सत्य असत्य है, ये वाला आपको बताना है क्वेश्चन आंसर कि कौन सा जो असत्य है वो वाला बता देना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन जो दी गई है, इस रिएक्शन का सबसे पहले हमें वो करना है एनालिसिस, यानी ये रिएक्शन हमें रीड करनी है। तो रिएक्शन में हो रहा है कि लेड ऑक्साइड क्रिया कर रहा है, कार्बन क्रिया करके लेड ऑक्साइड से यहाँ लेड अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी गैस जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें पूरे ही चारों ऑप्शन जो हैं वो पूछे गए हैं किस पर कि अपचयन और उपचयन से क्या हो रहा है, कब अपचयन होता है और कब उपचयन होता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं बताऊँ आपको जिसमें ऑक्सीजन की जो वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जिसमें पहले ऑक्सीजन जिसमें था और उसके साथ ऑक्सीजन नहीं रहा है, तो इसके साथ तो हो गया अपचयन, यानी सीसा क्या हो गया, अपचयित हो रहा है। ये बात राइट हो गई। और ये जो कार्बन जो है पहले इसके साथ ऑक्सीजन था नहीं और उसके साथ में ऑक्सीजन आ गया, तो इसका हुआ उपचयन, यानी कार्बन का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। ये बात क्लियर होती है। और तो यहाँ पर ये बात दोनों ही कार्बन उपचयित हो रहा है और ये कार्बन अपचयित हो रहा है, तो क्या कार्बन से ऑक्सीजन हट रहा है, नहीं हट रहा, तो ये बात तो गलत है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्या लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जो हट रहा था, नहीं भाई लेड के साथ हट रहा था। तो ये बात ठीक है, दो ही ऑप्शन उसके सही थे और दो ही ऑप्शन गलत थे, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया ये वाला कि कार्बन जो सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है, यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, कार्बन हो रहा है, केवल केवल कार्बन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो कार्बन के साथ तो वृद्धि हो रही है, इसलिए कार्बन अपचयित हो रहा था, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है और दोनों ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आंसर पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ है एक रिएक्शन दी गई है दोस्तों, तो रिएक्शन जैसे कि ये रिएक्शन दिए क्वेश्चन आंसर 2 में कि Fe2O3 प्लस 2L एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ ये बतानी है कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में यानी किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया 3, 4, 5 प्रकार की थी पे जो मैंने बताई थी इस वीडियो में। तो इसमें ये देखना है कि कौन सी अभिक्रिया है। इसमें संयोजन हो नहीं रहा, इसमें हो रहा है विस्थापन, यानी एल्यूमिनियम जो है वो फेरस ऑक्साइड से क्रिया करके विस्थापित कर देता है आयरन को, तो और बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ये वियोजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर विखंडन यानी टूटन, ये पदार्थ जो होता और वो टूट रहा होता ऐसे करके ए प्लस बी में ऐसे करके, तो वो जो होता वियोजन अभिक्रिया हो जाती, ठीक है ना। तो वो भी नहीं हो रहा यहाँ पर। अब मैं बात करूँ इसमें द्वि विखंडन, तो वो भी नहीं हो रहा। संयोजन यानी जुड़ना, तो वो हो नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर वैसे भी है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो इसमें पूछा है कि लोहे के चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहे के चूर्ण पर HCl अम्ल डाला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, लोहे का चूर्ण जो है लोहा जिंक क्लोरीन से क्रिया करके आयरन क्लोराइड बना लेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी इस रिएक्शन में से या सब्सटेंस में से। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आयरन क्लोराइड यानी लोहे का चूर्ण क्लोरीन से क्रिया कर जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विलयन में से निकल जाती है इस अम्ल में से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ इससे और बताने के लिए। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें बताया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है।
तो मैं अगली बात करूं, जब संतुलित करना क्यों मैंने सिखाया तो था, लेकिन अगली वीडियो में और क्लियरली ये समीकरण को मैं संतुलित करना दिखाऊंगा, या अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं वहाँ पर भी सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ भी फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो उसमें ये बताना है कि जो भी पदार्थ से तुम क्रिया कराते हो, यानी जो पदार्थ से पहले क्रिया करने से पहले तो वो होते हैं क्या, अभिकारक, और क्रिया करने के बाद में जो बनते हैं वो बनते हैं उत्पाद। तो इसमें यही पूछा गया है कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोनों तरफ के परमाणु जो है, एटम जो है, वो बराबर हो जाए। यानी पहले भी जो मैंने बताया था कि अगर 5 एटम थे अभिक्रिया करने से पहले दोनों तत्वों के या एक तत्वों की, और लेकिन क्रिया करने के बाद में भी एटम 5 ही होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों तरफ में। इसके बाद जो आ जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संतुलन। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता, मास इज नॉट डिलीटेड, ठीक है ना। तो इसको संतुष्ट करने के लिए ही ये इक्वेशन जो है संतुलित की जाती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन आंसरों के लिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पेपर के देख करके एग्जाम पॉइंट के लिए, कि जो समीकरण यहाँ पर बताए गए हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। इसने कह तो दिया है, बस आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख करके अमोनिया का फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए, कितने भी मतलब जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं पीरियड टेबल से मैं याद करा दूंगा, अगले जो चैप्टर आ रहा है उसमें पीरियड टेबल भी दी गई है आपको। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए N आता है, हाइड्रोजन के लिए H आता है H2, और अभिक्रिया में अमोनिया के लिए NH3 वगैरह ये सब आते हैं। तो इसका बैलेंस और करना होता है कि बैलेंस करके संतुलित करके लिख देना है। चलो मैं आगे अभी बता रहा हूँ। जस्ट जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन ली हुई है, उसमें देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन के 3 एटम जो हैं और नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, और यहाँ पर अमोनिया NH3 यानी 2 एटम उसके साथ लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी 2 एटम थे दोनों तरफ। आप देखेंगे बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पर भी कितने थे, 2 एटम थे नाइट्रोजन के, तो यहाँ भी 2 हैं, और यहाँ भी कितने थे, 5 एटम थे, तो यहाँ भी 5 एटम है, यानी 3 दूनी 6 एटम थे दोनों तरफ, तो 6 एटम यहाँ भी हैं। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। आप इसके डायरेक्टली लिखकर याद कर सकते हैं, और सिलेबस से बाहर तो आपको कुछ पूछ नहीं सकता। सीख गए होंगे कि बैलेंस कैसे करना होता है, और आगे भी बैलेंस करने की अगर और इक्वेशन आती हैं तो मैं इस वीडियो को बैलेंस पे ही वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आंसर मैं इसमें बनता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S वगैरह, H2S गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी यहाँ पर बनता है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये रहा फॉर्मूला, और ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या होता है कि जल बन रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें ये बेरियम सल्फाइड लिख देंगे आपको, H2S ऐसे करके लिखेंगे इसको। तो बेरियम की जगह पर आपको लिखना है हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा इसमें PDF में रॉन्ग था, ये यहाँ पर H ये वाला लिख देना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करूँ तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षय प्राप्त होता है। जैसे कि तीसरी इक्वेशन बताया गया है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट यानी ये रहा, यहाँ पर क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके कौन क्रिया कर रहा है इससे, बेरियम क्लोराइड यानी VaCl2। तो ये क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे कि यहाँ बताया गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और ये 2 जो आगे 3 लगाए जाते हैं वो बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं कि एटम बराबर हो जाए दोनों तरफ के एटम एल्यूमिनियम के और क्लोराइड के टोटल। और बनाने वाला जो क्या है बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट VaSO2 बना रहा है बेरियम सल्फेट। तो ये 3 जो लगे हैं 2 लगे हैं वो बैलेंस करने के लिए लगे हैं, आप डायरेक्टली इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो लास्ट वाला जो पॉइंट आ जाता है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यानी सीधे से आप इस समीकरण को डायरेक्टली याद रखेंगे, जैसे कि चौथे ऑप्शन में ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वाले, अब ये चारों जो समीकरण थे वो चारों ही इम्पोर्टेंट समीकरण थे, यानी ये चारों के चारों समीकरण। तो आप डायरेक्टली इन्हें लिख लेंगे वीडियो से। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अब आ रहा है आगे, ये रहा। इसने ये कह दिया कि बैलेंस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब ये कक्षा 10th के पेपर से मैं बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करवा सकता है आपसे एग्जामिनर। कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाएगा और आपको बैलेंस करना है। बस आपको ये गिनना है कि एटम बराबर नहीं है तो मैं कितने का मल्टीपल करूं जिससे कि एटम दोनों तरफ के, इधर वाली साइड के उधर वाली साइड के बराबर हो जाएं, राइट। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें, मैं तो इसको मैं बैलेंस करता हूँ पहली वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले से भी कोई काम नहीं है, बस हमें इनके एटम को इक्वल करके रखना है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ सबसे पहले तो हाइड्रोजन के, अमोनिया में एक एटम है, अमोनिया में एक एटम है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ये रहा। तो यानी 2 एटम यहाँ मिल जाते हैं, तो 3 एटम होते हैं टोटल। और हाइड्रोजन के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उत्पादों में, तो हाइड्रोजन ये इसके साथ ही है जिसमें केवल 2 एटम है, यानी तो बैलेंस खराब हो रहा है। तो इस अगर मैं इसके साथ में 2 का मल्टीपल करता हूँ, जैसे कि अभिक्रिया इसमें बताया गया है, अगर मैं इसमें 2 के मल्टीपल कर देता हूँ और यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं 2 का मल्टीपल करता हूँ इन दोनों तत्वों में, तो वो बैलेंस जो है हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके साथ अगर मल्टीपल कर दूं 2 का, और इसके साथ भी 2 का मल्टीपल कर दूं, तो ये बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कैल्शियम के जो एटम है वो समान है, ऑक्सीजन के जो एटम है वो भी बैलेंस हो रहा है 2 के मल्टीपल करने से। यानी ऑक्सीजन यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन में मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है, और यहाँ पर 2 एटम है, यानी 5 हो रहे हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 3 दूनी 6 और एक 7 एटम हो रहे हैं। तो अगर मैं 2 का मल्टीपल करता हूँ इसके साथ में, तो यहाँ भी 6 एटम हो जाएंगे, और यहाँ भी 6, और ये भी हो जाएंगे 6 7 8 एटम हो रहे हैं। और यहाँ पर ये मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, बैलेंस हमें आपको इतना करना था, केवल 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 और केवल इसमें 2 का मल्टीपल करना है जो मैंने बॉक्स बनाए थे उनमें, तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और अगर आपको ये वाली वीडियो के लिए प्योर इसी के लिए एक अलग से वीडियो मैं हैंड राइटिंग से तैयार कर दूंगा, जिसमें आपको और क्लियरली होगी कि बैलेंस इक्वेशन को करते कैसे हैं। इसमें बहुत सारी इक्वेशन जो आपके इस पार्ट में दी गई होंगी, मैं उनको हैंड राइटिंग से करके आपको सिखा दूंगा एक एक करके। तो वो वीडियो जो होगा 10 से 15 मिनट का जो बनेगा वो इसी के लिए आ जाएगा, तो डोंट वरी, अगला जो वीडियो इसी पे बना दूंगा मैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे कि इसमें जो बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी H2SO4 है, और यहाँ पर सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण हो रहा है। तो मुझे बैलेंस करना है, जैसे कि मैं अब मुझे बैलेंस करने से पहले मैंने 4-5 चरण बताए थे। एक तो जो भी तुमने पदार्थ लिए सब्सटेंस, उनको डिब्बों में बंद करना होता है ऐसे करके, और उसके बाद उसमें से अणुओं को गिनना होता है कि इसमें कितने एटम थे और उस वाले पदार्थ में कितने एटम हैं, ठीक है ना। ये सब गिनना होता है, जैसे 4 एलिमेंट्स हो रहे हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले गिनूँ तो सोडियम, यानी यहाँ से सोडियम, और यहाँ हाइड्रोजन, और यार तो कट गया सब, तो चलो ठीक है। यहाँ सोडियम का एटम की मैं बात करूँ तो सोडियम यहाँ पर 1 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है रहे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। 2 का मल्टीपल, जैसे कि मैं यहाँ जो रिएक्शन दी गई है इसमें देख सकते हैं आप, 2 का मल्टीपल इसी वजह से करना पड़ रहा है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ 2 और यहाँ हो रहे हैं 4, टोटल हो रहे हैं 5 एटम। तो यहाँ अब आते हैं इस साइड में गिनने के लिए, तो यहाँ हो रहे हैं 4 एटम और ये 5 एटम। ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम हैं।
तो इधर की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन 2 एटम है और यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा, यानी 2 एटम 3 करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी कुछ ना कुछ जल के साथ भी मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीपल करता हूँ तो ये हो जाते हैं टोटल 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2H2O, यानी इसके साथ में अगर मैं पहले से कर दूँ तो यहाँ हाइड्रोजन के इस साइड में कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। तो 2 का मल्टीपल करना है मात्र और मात्र, ठीक है ना। दोनों तरफ आप देख रहे हैं 2 का ही मल्टीपल करना है, जिससे कि इस एक तो इस वाले साइड में इसमें मल्टीपल करना है 2 का और एक इसमें मल्टीपल करना है जल में, यानी जल के साथ में 2 का। तो ये बैलेंस इक्वेशन तैयार हो जाती है आपकी, ठीक है ना। और इसके बाद जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में यहाँ दिखाया भी गया 2 का मल्टीपल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तीसरे वाले क्वेश्चन की, यानी ये वाली जो रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड और प्लस AgNO3 यानी एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ पर ये नाइट्रेन, ये जो बनना है, इनको सबसे पहले जो आता है पॉइंट वो आता है कि इन्हें सबसे पहले एक डब्बों में बंद करके रखना होता है, ठीक है ना दोस्त। सबसे पहले डब्बों में बंद करना होता है और डब्बों में बंद करने के बाद फिर इसमें एटम की संख्या गिनी जाती है। किसकी? एटम्स की संख्या गिनी जाती है। यानी कि मैं अगर बात करूं यहाँ से तो इसमें जो सोडियम, इसमें कितने एटम है सोडियम की, क्लोरीन के, और यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है, तो यहाँ पे सोडियम का एक एटम है और यहाँ भी एक है, तो बैलेंस है यहाँ तो। लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस जो होता है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए मल्टीपल कर लेते हैं बस। तो यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम है और यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, यानी ये थोड़ा सा टाइप मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने से, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये AgCl2 होगा ना कि AgC221 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है, इसको ध्यान रखना, ये वाला को AgCl2 होगा। और यहाँ भी Cl2 का मतलब क्लोरीन यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो यहाँ भी मैं इस फर्स्ट वाले एटम के साथ अगर मैं 2 का मल्टीपल करता हूँ 2NaCl, तो ये भी इक्वेशन बन सकती है। लेकिन आगे और देख रहा हूँ मैं कैसे क्या होगा, व्यवस्था बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा, तो इसमें 2 है नहीं दोस्तों, एक चल में ये 2 है ही नहीं यहाँ पर, यानी यहाँ क्लोरीन भी बैलेंस है पहले से। इनबैलेंस की तत्वों की गिनती करी जाती है कि अनबैलेंस कौन सा आइटम हो रहा है। तो दूसरे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा है AgNO3, तो AgNO3, Ag यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, ये भी बैलेंस है। अब आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की बात करूँ N है यहाँ पर एक और इसमें भी N है एक, यानी ये भी सही है। नाइट्रेट ऑक्साइड, ये भी नाइट्रेट। तो यार ये बैलेंस इक्वेशन पहले से ही की हुई रखी थे, इसमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। तीसरा ऑप्शन कहाँ है भाई, ये रहा तीसरा ऑप्शन, देखना भाई जी देखना, इसने तो पहले से ही करके रखी थी, देखना कुछ भी परिवर्तन नहीं किया उसने, केवल और केवल ये 2-1 जो मिसप्रिंट था बस वो थोड़ा सा हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ यहाँ से थोड़ा ये वाला सही है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, और कुछ भी इक्वेशन में चेंज नहीं किया, वो की वही है। अगली मैं बात करूँ लास्ट वाली इक्वेशन की, फिलहाल मैं इसी वीडियो का यहीं अंत कर देता हूँ और अगली वीडियो जो लाऊंगा उसमें और क्लियरिटी कर दूंगा। तो मैं बात करूँ लास्ट इक्वेशन यानी D पॉइंट की, यानी ये वाली इक्वेशन की, तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले मैंने वही बता रहा हूँ कि ये देखो कि इनबैलेंस यानी एटम कौन से असंतुलित हो रहे हैं, कम ज़्यादा कौन से हो रहे हैं, दोनों तरफ बराबर कौन से नहीं आ रहे। तो इसमें है वेरियम, और यहाँ भी हम देखें तो वेरियम का एक एटम है दोनों तरफ में, एक यहाँ भी एक है, तो यहाँ भी एक हो रहा, उधर भी एक हो रहा है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल करने हैं। और क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम है, तो इसके साथ क्लोरीन का एक एटम है, यानी क्लोरीन अनबैलेंस हो रहा है पहली बात तो, ठीक है। तो 2 का अगर मैं मल्टीपल करूँगा तो 2 का मल्टीपल करने के साथ साथ मुझे दोनों तरफ 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 2 यहाँ भी करना पड़ेगा इसके साथ में भी और 2 इसके साथ में भी, क्योंकि ये भी फिर 2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो 2 के साथ ये भी हो जाएगा। अब लेकिन क्लोरीन 2 हो रहे हैं तो क्लोरीन यानी यहाँ भी बैलेंस हो जाएगा, और बनने वाला क्या है H2SO4, तो H2 हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे इधर भी और उधर भी जाएंगे, यानी 2 का मल्टीपल करना है दोस्त केवल इसमें और इसमें, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और इसमें, तो ये बैलेंस इक्वेशन कहीं ना कहीं बन जाती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ अपने आंसर चेक में, तो आंसर में देखूँ
तो वेरियम क्लोराइड 2H2SO4 2, देखो मैंने कहा था कि 2 का मल्टीपल करने से बात बन जाती है। यहाँ पर ये देखना 2 का मल्टीपल करने से यहाँ ये 2 का मल्टीपल कर दिया और ये बैलेंस हो जाता है। तो राइट आपको इतना नहीं करना है मशक्क़त कितने सोचने की, अभी आप सीधे सीधे लिख लें तब भी आपकी आंसर बुक में राइट होंगे। और ये सिंपली मैंने कर दिया कि 2 के मल्टीपल से ही बात बन रही है, एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाती है। अगली जो वीडियो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं एक वीडियो डालना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर, इसमें बैलेंसिंग करना सिखाना है, क्योंकि सिखाने वाला काम वो रह गया अभी भी। पहले जो मैंने था बैलेंस के बारे में बता दिया करते कैसे हैं बैलेंस, 3 4 5 चरण में वीडियो बताई थी। फिलहाल मैं आप अभी इतना ही वीडियो का, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे कि वीडियो पर्टिकुलर आपको मिलती रहे। बाय।